हेलो नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्वागत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बिहार में हार के बाद अपनों के ही सवाल से जूझ रही है कांग्रेस, जानेंगे इस खबर को। अगली खबर में देखेंगे नीतीश कैबिनेट के शपथ समारोह में नहीं शामिल होंगे तेजस्वी यादव, क्या वजह है, जी हां जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे अगली खबर में तार किशोर के जरिए सीमांचल में बीजेपी खेलेगी ओ पावर गेम, आरजेडी ओबीसी का बिगड़ेगा खेल, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बता दें कि हिस्ट्री शूटर विकास दुबे की पत्नी ऋचा पर दर्ज होगा एफआईआर, एसआईटी की रिपोर्ट में हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। और साथ में आपको बताएंगे शिवम दुबे ने जलाए दिवाली पर पटाखे तो लोगों ने साधा विराट कोहली पर निशाना, जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हां, आप सभी को नए साल की शुभकामना और साथ ही भाई दूज की। और आज की जो है नीतीश की कैबिनेट का जो है आज विस्तार होने वाला है, जो शपथ समारोह होने वाला है 4 बजे के बाद। लेकिन नीतीश कैबिनेट के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे तेजस्वी यादव, कोसों दूर रहेंगे, क्या जरूरी है? जी हां, क्यों वजह है कि नीतीश कुमार के शपथ समारोह में तेजस्वी यादव नहीं उपस्थित होंगे। बिहार में नई सरकार शपथ लेने जा रही है, एनडीए के नीतीश कुमार को फिर से अपना प्रतिनिधि माना है और वो 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ 15 मंत्री भी और जो है शपथ लेंगे और गोपनीयता के शपथ लेंगे। इसका आयोजन राजभवन में शाम 4:30 बजे होगा। इस बीच खबर आई कि मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव शपथ समारोह में शामिल नहीं होंगे। क्या वजह है कि इसके बारे में, तो आरजेडी ने फेसबुक पोस्ट में इस फैसले की जानकारी देते हुए लिखा कि राजद कठपुतली सरकार के शपथ ग्रहण का बायकॉट करती है, बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है, जनादेश को शासन देश में बदल दिया गया। तेजस्वी ने 10 नवंबर को ही काउंटिंग के दौरान कम से कम 10 जगहों पर गड़बड़ी का आरोप काफी मुखरता से लगाया। उन्होंने कहा कि जनता ने महागठबंधन को समर्थन दिया, यह अलग बात है कि सरकार एनडीए बनाएगी। तो आरजेडी की गठबंधन सहयोगी ने तो काउंटिंग के साथ साथ खुद राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान ईवीएम मोदी वोटिंग मशीन कहा। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने 10 नवंबर की शाम को चुनाव आयोग का रुख किया था और कुछ जगहों पर दोबारा काउंटिंग की मांग की। फिर तेजस्वी यादव ने पोस्टल बैलेट की गिनती पर सवाल उठाया और यह सिलसिला अब तक चलता आ रहा है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव जो है शपथ समारोह में शामिल नहीं होने वाले। पिछले साल दिसंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव थे, आखिरी चरण के लिए प्रचार चल रही था, राहुल गांधी साउथ कोरिया चले गए। उसी वक्त देश में नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए के खिलाफ भी प्रदर्शन जोर पकड़ रहा था। झारखंड के चुनावी समर में राहुल गांधी हाथों खींचे तो पार्टी ने आनंद फानन ने प्रियंका गांधी को पाकुर में रैली करने भेजा, जबकि प्रियंका ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव में प्रचार नहीं किया था। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों का जो है नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि 70 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने के बाद भी कांग्रेस को महज 19 सीटें मिली, जिसकी वजह से महागठबंधन की सबसे जो कमजोर कड़ी है वो कांग्रेस निकलकर सामने आई। और कांग्रेस के इसी लचर प्रदर्शन की वजह से आरजेडी जो है सत्ता में वापसी करने से चूक गई। अब बात करें बिहार में जो है अपनों के ही सवाल से जूझ रही है कांग्रेस, और बंगाल में क्या होगा, तो इसको लेकर ही बहुत बड़ा जो है खुलासा हो चुका है। बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में मुश्किल ज्यादा हो रही है। बंगाल में कांग्रेस के पास न तो कोई बड़ा चेहरा है और ना ही जनाधार। कांग्रेस यहां वजूद बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे पार्टी को वहां मजबूत गठबंधन की जरूरत है। फिलहाल लेफ्ट ने कांग्रेस पर भरोसा जरूर दिखाया है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से बीजेपी इस समय राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बनी हुई है, उससे कांग्रेस सीपीएम का गठबंधन ममता की टीएमसी का मुकाबला करने के लिए फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। दरअसल बिहार चुनाव में अब अपने ही कांग्रेस पर सवाल उठाने लगे। महागठबंधन की हार के पीछे कांग्रेस पर दोष मढ़ा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव अपने चरम पर था तो राहुल गांधी शिमला में बहन प्रियंका के साथ उनके घर पर पिकनिक मना रहे थे। शिवानंद तिवारी का यह बयान काफी कुछ कहता है। सिब्बल ने की हार कर निकाली भड़स। जी हां, न सिर्फ आरजेडी बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी पार्टी नेतृत्व पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियत मान ली है। कांग्रेस में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली महागठबंधन का हिस्सा थी। कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर जीत पाई, जबकि महागठबंधन एनडीए ने मात्र 15 सीटें ही कम जीत पाया। महागठबंधन की हार के बाद अब कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ना भी शुरू हो चुका है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में अब कांग्रेस को भाव मिलना बेहद मुश्किल हो चुका है, जिसके
वजह से काफी कुछ जो है कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। तो अब बात करते हैं तारकिशोर के जरिए। जी हां दोस्तों, के बारे में भी काफी लोगों ने सवाल पूछा था, तो मैं बता दूं बिहार में सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों की ताजपोशी की तैयारी पूरी हो चुकी है। अभी तक मिल रहे संकेतों से साफ है कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ही डिप्टी सीएम बनेंगी। डिप्टी सीएम के रूप में इन दोनों का नाम चौंकाने वाला है। तारकिशोर प्रसाद सीमांचल के इलाके में आते हैं, वहीं रेणु देवी चंपारण से आती है। मगध के इलाकों की तुलना में इन दोनों क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। ऐसे में एक चर्चा यह भी है कि क्या सीमांचल में ओवैसी का खेल खराब करने के लिए बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को मैदान में उतारा है। तारकिशोर प्रसाद की छवि सीमांचल के इलाकों में एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में है। इस बार ओवैसी ने इस इलाके में 5 सीटें जीती। उसके बाद से बिहार की राजनीति में खलबली मच चुकी है। बेचैनी में बीजेपी खेमे से भी है। आगामी चुनाव में ओवैसी को मात देने की प्लानिंग पर बीजेपी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। हिंदूवादी नेता की है छवि। बिहार के भावी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की छवि हिंदूवादी नेता की, और वो 4 बार से लगातार विधायक हैं। बीजेपी में उनकी एंट्री विद्यार्थी परिषद, आरएसएस और भाजपा युवा मोर्चा के रास्ते से हुई थी। बीजेपी के नगर कमेटी से लेकर वे जिला के महामंत्री रह चुके हैं। 2005 के अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में वह आरजेडी के तिसलम को कटिहार सीट पर कब्जा जमाया था। उसके बाद लगातार कब्जा बरकरार है। 12वीं पास तारकिशोर प्रसाद संगठन के लिए लगातार उस इलाके में काम करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी माना जाता है बीजेपी को। तो इस बार जो है बिहार को मुख्यमंत्री तो भले 7वीं बार वही मिल रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के रूप में 2 नए चेहरे सामने आ चुके हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री शूटर विकास दुबे की पत्नी ऋचा पर लगा है एफआईआर। जी हां, क्या वजह है, किसकी वजह से जो है वापस से ये केस फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। बिकारू हत्याकांड के बाद विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की पुलिस ने क्लीन चिट देकर छोड़ दिया था, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे से ऋचा का बचना मुश्किल है। एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा रिश्तेदार और विकास के खास गुर्ग के फर्जी आईडी से सिम लेते थे। विकास का परिवार फर्जी आईडी से लिए सिम का इस्तेमाल करता था। एसआईटी की सिफारिश पर कानपुर पुलिस ने ऋचा दुबे पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर चुके हैं। बात करें कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने बीते 2 जुलाई की रात अपने गुर्गों के साथ मिलकर सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद यूपी एसटीएफ ने पुलिस के साथ विकास दुबे समेत 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिकरू हत्याकांड की जांच के लिए संजय भूसरेड्डी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। राशन की दुकान से मिलते थे फर्जी दस्तावेज। हिस्ट्री शूटर विकास दुबे ने अपने नौकर दयाशंकर अग्निहोत्री के नाम पर राशन की दुकान के ली थी। राशन की दुकान का संचालन भी दयाशंकर करता था। सूत्रों के मुताबिक राशन की दुकान में बड़ी संख्या में कार्ड धारकों के आईडी कार्ड आसानी से मिल जाते थे। विकास दुबे के रिश्तेदार, गुर्गे और परिवार के सदस्य फर्जी दस्तावेज से सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने जांच के दौरान मोबाइल नंबरों की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि ये सभी सिम फर्जी दस्तावेज से लिए गए और एसआईटी चीफ संजय भूसरेड्डी ने कार्रवाई की सिफारिश की और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 1 दर्जन से अधिक लोगों के नाम खोले। तो यहां पर जो है पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है ऋचा के ऊपर। उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहुत ही जल्द पुलिस की गिरफ्त में भी आ जाएंगी। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि शिवम दुबे ने जलाए दिवाली पर पटाखे तो लोगों ने साधा विराट कोहली पर निशाना। जी हां, बहुत ही चौंकाने वाली खबर यह है कि पूरे देश में शनिवार 14 नवंबर को दिवाली का त्यौहार मनाया गया। क्रिकेट खिलाड़ी ने इस मौके पर अपने फैंस को बधाई दी। मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर संदेश देकर फैंस को इस त्यौहार का मुबारकबाद दी। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और अन्य बड़े खिलाड़ियों ने अपने चाहने वालों के साथ इस मौके पर खुशियां साझा की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने दिवाली पर फैंस को बधाई दी। उन्होंने फैंस को बधाई देने के साथ ही पटाखे जलाते हुए अपनी तस्वीर साझा की। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद लोगों ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को और भारत के कप्तान विराट कोहली पर निशाना साधना शुरू कर दिया। वजह यह है कि शिवम दुबे के ट्वीट ने अपने फैंस ने जो मजे लिए, क्योंकि विराट कोहली ने इस ट्विटर हैंडल पर जो है साफ साफ लिखा था कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें पटाखे से दूर रहना चाहिए और मिठाइयां वगैरह लेकर जो है इस त्योहार को मनाना चाहिए। लेकिन शिवम दुबे के ट्वीट ने काफी कुछ बयान कर दिया है कि खुद उनके टीम के मेंबर्स ने विराट कोहली की बात नहीं सुनी और हो सकता है कि उन्हें जो है आरसीबी से बाहर का रास्ता देखना पड़ सके। इस प्रकार के जो मजे हैं वो सोशल मीडिया पर लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, लोकल ट्रेनों को शुरू करने की जो कवायद है वो और तेजी से हो गई है, क्योंकि बीएमसी के द्वारा 14 दिन का जो है एक टाइम पीरियड लिया गया है कि इस 14 दिन के अंदर वो मॉनिटर करेंगे कि राज्य में कहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के जो है संक्रमण फैल रहे हैं, और साथ ही मुंबई शहर में किन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा मरीज जो है इसके वायरस के निकल रहे हैं। अगर सब कुछ आंकड़े ठीक ठाक रहे तो 1 दिसंबर 2020 से, यानी कि जी हां अगले महीने से आप सभी के लिए, आम जनता के लिए लोकल ट्रेनें खोल दी जाएंगी। तो ये आप सभी के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही दोस्तों योर स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे रेलवे और देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके चैनल पर।